अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 35 है। ए बॉक्स कंटेनिंग 10 रेड 12 वाइट रोजेस फ्लावर्स आर पिक्ड अप एंड रैंडम वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो आपने फ्लावर्स चूज़ करने हैं, वो विद रिप्लेसमेंट के साथ नहीं बल्कि विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ चूज़ करने हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 3 फ्लावर्स आर रेड। तो पहला पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। उसमें हम लेट कर लेंगे R1 R2 R3, यानी फर्स्ट फ्लावर जो रेड होगा और सेकंड रेड होगा, थर्ड रेड होगा। तो हम लेट कर लेंगे, लेट R1 R2 R3 डिनोट्स दी। R1 जो है फर्स्ट फ्लावर रेड को शो कर रहा है, और R2 सेकंड इज रेड को शो कर रहा है, और R3 जो है थर्ड इज रेड को शो कर रहा है। यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, ये रूल लगाएंगे विदाउट रिप्लेसमेंट का। फर्स्ट फ्लावर रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल रेड मेरे पास कितने हैं, रेड मेरे पास हैं 10 और वाइट कितने हैं, वाइट मेरे पास हैं 12। टोटल कितने हुए 22। तो अब क्या करना है, हम लोगों ने रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी 10/22 होगी, क्योंकि फेवरेबल 10 है और जो है टोटल सैम्पल स्पेस 22। ठीक है, तो आप लोग ये रूल लगाओगे जो इक्वल होगा रेड फ्लावर पहला मैंने 3 फ्लावर चूज़ करने थे इसमें पहले पार्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट रेड थर्ड 3 फ्लावर्स आर रेड, तो यहाँ पहला मैंने चूज़ किया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई 10/22। ठीक है, फिर इसके बाद जो है मैंने दूसरा फ्लावर चूज़ किया, वो भी रेड था, लेकिन R1 एक कम हो जाएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ऊपर भी एक कम होगा और नीचे भी एक कम होगा, यानी दोबारा से वो रिप्लेस नहीं होगा। इसी तरह जो है फिर R3 में सेलेक्ट करूँगी, R3 जो सेलेक्ट किया तो R2 इंटरसेक्शन R1 2 कम हो गए, यहाँ पे एक कम हुआ, यहाँ पे कितने कम हुए और 2 कम हो गए, यहाँ पे जो 8/20 आ जाएगा। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसलिए नीचे जो आपके पास ऊपर भी और नीचे भी जो क्वांटिटीज़ हैं वो कम हो रही हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा 0.0779। सेकेंड पार्ट में उसने कहा हुआ है कि आपने क्या सॉल्व करना है, नंबर ऑफ़ सीक्वेंस इन विच 2 आर रेड है और फिर जो है थर्ड वन इज़ वाइट है। तो यहाँ पे पहले सीक्वेंस हम लोग फाइंड करेंगे। n यहाँ पे 4 है, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है। ठीक है, और r की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा, ये आपने क्या करना है 4c 2 फैक्टोरियल ओवर 4 - 2 फैक्टोरियल, ये फार्मूला लगाएंगे आप। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, परमुटेशन का है या फिर कॉम्बिनेशन का है। चूँकि सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो है कॉम्बिनेशन के साथ करवाए थे, तो इसमें ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाने इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है जो अभी फाइंड आउट करना है। 2 रेड है, उसने खुद बता दिया 2 रेड है, और कॉम्बिनेशन हम सीक्वेंस के लिए लगाते हैं ना, आपको पता है। तो सीक्वेंस वो होता है जिसमें आपको गिवन होता है कि आपने किस सीक्वेंस के साथ चलना है। तो ये यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपको 6 आ जाएगा, यानी 6 सीक्वेंस के साथ आप चल सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, 2 रेड हो गए और 2 क्या हो गए, वाइट हो गए। ठीक है, 1 सीक्वेंस में, कितने सीक्वेंस में, 1 सीक्वेंस में। ठीक है, तो अब आप देखें मेरे पास रेड कितने थे, 10 थे, और पहले 2 मेरे पास रेड होंगे यानी 10, फिर 9 क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, पहला रेड होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहली रेड हो गया क्योंकि 2 रेड हैं, दूसरा भी क्या हो गया, रेड हो गया, पर जो है एक रेड कम हो जाएगा, तीसरा क्या हो गया, वाइट हो गया, ये थर्ड वन इज़ वाइट, और जो है 2 और कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर फोर्थ वन इज़ जो है वो भी क्या होगा, वाइट होगा, और आपके पास जो है 3 कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये, ठीक है, तो पहले 2 रेड होंगे, तो रेड आपके पास 10 थे, तो पहला सीक्वेंस बनेगा 10/22,
दूसरा कम हो जाएगा तो विदाउट रिप्लेसमेंट है। पहले 2 उसने बोला क्या होंगे रेड, फिर 2 क्या होंगे वाइट। तो वाइट मेरे पास टोटल 12 थे। तो जो है थर्ड वन इज़ 12 से स्टार्ट करेंगे। तो नीचे जो है आप देख रहे हैं टोटल 21 था, 22 था, 21 अब 20 हो जाएगा। फिर जो ये ऊपर एक और कम हो जाएगा और ये कहाँ तक चला जाएगा 19 तक। इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 9/133 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जहाँ पे मैंने जो है फाइंड आउट क्या करना है उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2 red and 2 white flowers in the first 4 picked up। इन फर्स्ट 4 पिकअप जब उसने की तो 2 रेड फाइंड आपने जो है चूज़ किए और 2 वाइट चूज़ किए। ठीक है, अब आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटी आई है यहाँ पे सीक्वेंस था तो इसलिए मैंने जो है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया। तो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो कॉम्बिनेशन आपने फाइंड आउट किया। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.406। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो थर्ड पार्ट में जो है उसने क्या कहा हुआ है, कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है कि थर्ड इज़ रेड होगा गिवन डेट इन सिचुएशन ऑफ फर्स्ट और वाइट। तो ऊपर जो आपने इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन इवेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो किस किस का इंटरसेक्शन होगा, थर्ड इज़ वाइट और फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, थर्ड इज़ वाइट सॉरी रेड इंटरसेक्शन फर्स्ट सेकंड आर वाइट। ऊपर ये कंडीशन हो जाएगी और नीचे जो है आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 आर वाइट जो गिवन डेट, ये फार्मूला आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे फार्मूले से शो हो रहा है वाइट होंगी तो विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ क्वेश्चन है। तो टोटल वाइट कितनी है 12 है और 22 ये कम हो जाएगा। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। और फिर वो क्या, थर्ड जो मैंने चूज़ किया वो क्या होगी, रेड होगी। तो रेड मेरे पास टोटल कितनी है और यहाँ से एक कम होगा। ठीक है, और जो है फर्स्ट 2 आर वाइट, नीचे जो है फर्स्ट 2 आर वाइट आ जाएगा। एक कम इसलिए हो रहे हैं कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/2। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 36 का सी पार्ट है, उसको आप देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है। आपने फाइंड करना है गिवन डेट। तो गिवन डेट में ये फार्मूला लगाएंगे, फ्रैक्शन के नीचे जो है उसको आपने गिवन डेट में रख लेना और ऊपर जो है इंटरसेक्शन रख लेना है। तो आप इस वैल्यू को इस पर डिवाइड कर देंगे। ए यूनियन बी का फार्मूला पहले ही आपको आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स जो हैं मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आपने खुद सॉल्व कर। ये आप देख रहे हैं पहला पार्ट उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी जो है पूछा था। तो ए गिवन डेट बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन और बी। तो वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपने डायरेक्ट क्या करना है, पुट कर देना है। ए यूनियन बी का भी फार्मूला आपको आता है, आपने डायरेक्ट उसको पुटअप कर देना है। अच्छा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और गिवन एट बी बार है। बी बार आपको मैंने बताया था किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी हम उसको 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ऊपर जो है प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने करवाया था, ऐसी सिचुएशन थी, ये फार्मूला जो है इसका ये होगा। ठीक है, ये फार्मूला आपने प्रिपेयर करना है और उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन डेट ए, गिवन डेट वाली सिचुएशन जो फ्रैक्शन के नीचे आएगी ऊपर उसका इंटरसेक्शन आएगा, आपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार उसने निकाला हुआ है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आपने पुट करनी है और 1 में माइनस कर दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई आ जाएगा। अच्छा, अब आपने इसको प्रूफ करना है कि दी इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कब होते हैं, वो सिचुएशन आपने याद रखनी है। ये तो आपके पास आंसर से आगे जो आपने सॉल्व किए, तो कब होंगे, जब आपने इसको प्रूफ करना है, किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इक्वल आना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या गिवन है,
0.24 गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या गिवन है 0.60 और बी जो है 0.40। अगर ये दोनों वैल्यू सॉल्व करें और इक्वल आ जाएं, ये आपने मल्टीप्लाई किया और दोनों साइडें जो है आपके पास इक्वल आ गई, तो इट्स मीन ये क्या है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये 36 का सी पार्ट था। इट्स वेरी 37 का बी पार्ट है। उसमें पहले पार्ट में कहा हुआ है कि आपने जो है फॉरवर्ड चूज़ ऑफ पी ए एंड बी, मेन पी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आपको गिवन है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू भी गिवन है आपको 0.4 और ये, तो आप जो है यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो है पी की वैल्यू आपके पास, डिवाइड नहीं करेंगे सॉरी, कि प्लस हो रहा है तो प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने के बाद जो है ये साइड पे माइनस हो जाएगा जाके 0.7 माइनस 0.4, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में उसने कहा हुआ है कि इंडिपेंडेंट आपने देखना है तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस फॉर्मूले को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो यहाँ पे जो है आप इसको ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जो है आप देखें यहाँ से कॉमन भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी कॉमन आ सकता है और अगर आप चाहें तो बी भी कॉमन आ सकता है। तो मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास इसका फार्मूला बन गया। तो फार्मूला बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो ऑलरेडी गिवन है और जो है 0.4 प्लस पी 1 माइनस 0.4, इसको सॉल्व आउट करेंगे। ये माइनस करना है आपने, तो 0.3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 0.4 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0.4 सॉल्व आउट कर लेंगे आप। तो पी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, पी की वैल्यू यहाँ पे 0.5 आ रही है। ठीक हो गया। यहाँ पे इसका सी पार्ट रीड आउट करें, बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, यूनियन बी दिया हुआ है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट आपने लेना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, फिर आपने ये लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो ये फार्मूला आप जब लगाएंगे तो आपको दो वैल्यूज़ गिवन है। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आपको 0.60 गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.50 गिवन है। तो आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस कर दें साइड पे ला के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू जो है 0.10 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में इसके उसने कहा हुआ है कि इंडिपेंडेंट लेना है, तो बिल्कुल वैसे जैसे प्रीवियस पार्ट में आपने किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको सॉल्व आउट करके जो मेरे पास फार्मूला आया था, क्या आया था, मेरे पास जो फार्मूला आया था वो आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दूँगी, ये वैल्यू मुझे दी हुई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू भी दी हुई है और जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने फाइंड आउट करना है और यहाँ पे 1 माइनस 0.50 पुट करना है। ठीक है, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। यहाँ पे ये माइनस करूँगी 0.50 को इसमें से, तो फिर देन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसमें से इसको माइनस करूँगी तो 0.5 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दूँगी इस पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी 0.20। ठीक है, थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला हुआ है, थर्ड पार्ट में उसने बोला हुआ है कि आपने क्या करना है, ए गिवन डेट बी,
ठीक है। इसमें भी आपको इंटरसेक्शन चाहिए। अब इंटरसेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पीछे मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको इंटरसेक्शन मैंने बताया था किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल होता है। कैसे कैसे आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास जो इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो मुझे यहाँ से ये चीज़ चाहिए ना, यहाँ पे देखें, तो मैं क्या करूँगी, बाकी जो इस साइड माइनस हो जाएंगे जाकर, तो वो जो है मेरे पास, या फिर मैं इस चीज़ को इस साइड पर एक पॉजिटिव कर लूँगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये फॉर्म में पुट कर दूँगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसमें जो है मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करूँगी तो मेरे पास ये 0.40 उसने दिया हुआ खुद 0.50 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0.60 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पे ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0.10 हो जाएगा। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस चीज़ को कॉमन भी ले सकते हैं, 0.40 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया था, और इस साइड पर आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर सकते हैं, और जो है इसके इक्वल माइनस 0.10। ठीक है। तो इसके लिए आप जो है माइनस की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए आप माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कॉमन लेके मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कॉमन ले लिया। ठीक है। इसको सॉल्व आउट करके आपने इस पर डिवाइड कर देना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्या आएगी 1/6 यानी कि 0.17 के इक्वल। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 का बी पार्ट है। उसमें आपने क्या करना है, उसमें जो है आपको ये वैल्यूज़ गिवन है, आपने इंडिपेंडेंट शो करना है उसको। तो उसके लिए क्या इंडिपेंडेंट कब होता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, तब इंडिपेंडेंट होता है। और दूसरी सिचुएशन जो है उसमें भी आपने देखना है, 3/8 दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और बी बार के साथ, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने, इसको एक्सपेंड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें आपस में, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर 1 को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को 1 के साथ, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है। ये हो गया। इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। ये पुट कर लें आप, क्या होगा, इस साइड पे जो है 3/8 आपको गिवन था, ये वाली सिचुएशन लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस साइड पे आपको बस 3/8 गिवन था, यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी किसके इक्वल है, 1/8 के। अब मैं क्या करूँगी, मुझे वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की चाहिए, मैं इस साइड पे इनको ले आऊँगी तो पॉजिटिव हो जाएंगे।
और ये इस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है इस साइड पे। इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6/8। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं 3/4 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया इंडिपेंडेंट सिचुएशन में, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें उसने खुद बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास 2 डाइस सरकास्ट है। E1 आपने इवेंट लेना है जिसपे सम जो 6 अपीयर हो एटलीस्ट 1 डाई, यानी एक डाई पे आपके पास 6 अपीयर हो। E2 आपने लेना है कि एग्जैक्टली 1 डाई पे क्या अपीयर हो, 5 अपीयर हो, ठीक है। E3 आपने लेना है नंबर जो हैं अपीयर्स ऑन बोथ साइड सेम नंबर्स 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3। फिर आपने पहली कंडीशन उसने दी हुई है, आपने ये भी प्रूफ करना है E1 और E2 इंडिपेंडेंट है, E2 E3 इंडिपेंडेंट है और E3 E1 इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सैम्पल स्पेस आपने बना लेना है। 2 पेयर ऑफ डाइसेस है। E1 उसने कहा था कि एटलीस्ट 1 6 अपीयर हो। लेट आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने खुद दिया हुआ है, तो आप E1 ले लेंगे एटलीस्ट 1 डाइस, तो E1 में हम ये ले लेंगे। तो एटलीस्ट 1 डाइस पे कौन कौन से जो हैं 1 6 हो सकता है, यानी एक या एक से ज़्यादा 6 अपीयर होंगे। ये देखो यहाँ पे अपीयर हो रहा है 3 6 4 6 5 6 6 6 6 5 और 6 4 और 6 3 और 6 2 6 1, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ़ आउटकम्स हैं? नंबर ऑफ़ आउटकम्स मेरे पास हैं 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, फेवरेबल को डिवाइड कर देना है मैंने किस पे, टोटल सैम्पल स्पेस पे। टोटल सैम्पल स्पेस में यहाँ पर मेरे पास 36 आउटकम्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। E2 आपने क्या लेना है, उसने खुद बताया हुआ था। E2 जो है आपने लेना है 5 अपीयर ऑन एग्जैक्टली 1 डाइस, 5 अपीयर ऑन एग्जैक्टली 1 डाइस। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपने वो इवेंट ले लेने हैं जैसे कि 5 1 है, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 6 5 5 4 5 3 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, यानी एग्जैक्टली 1 पे है। 2 वाला आपने नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन पे आपने गौर करना है पहले। कितने इवेंट्स हैं NF-E2 के? मेरे पास NF-E2 के इवेंट्स हैं 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करूँगी? प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे जो है फेवरेबल को डिवाइड करना होगा, E2 ले रही हूँ और N(S) पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो मेरे पास आ जाएगी 10/36, ठीक है। तो इसी तरह जो है E3 आपने फाइंड करना है। E3 उसने क्या, E3 जो सेम नंबर लेने हैं, तो सेम नंबर्स में जो है आपके पास क्या आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ठीक हो गया। तो कितने इवेंट हैं? 6 हैं, तो ये बस 6 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, N(E3) फेवरेबल को डिवाइड करना है अपने टोटल सैम्पल स्पेस पे, तो वो आपको 6/36 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब पहला पार्ट उसने क्या बोला हुआ है, पहला पार्ट उसने बोला हुआ है आपने शो करना है कि E1 और E2 के साथ इंडिपेंडेंट शो करना है इसको, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या करेंगे, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन में बताया, E1 इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको और उसको आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ
E2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 तो है, लेकिन E इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2 नहीं है। तो पहले मुझे E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना पड़ेगा। E1 में मेरे पास जो आउटकम्स थे 1 6 था, 2 6 था, 3 6 था, 4 6 था, 5 6 था, 6 6 था, 6 5 था, 6 4 था, 6 3 था, 6 2 था, 6 1 था। ये इवेंट है, ठीक है। तो मुझे इंटरसेक्शन किसके लाना है, साथ लेना है E2 के साथ। तो E2 में कौन से इवेंट थे, E2 में 1 5 था और 2 5 था, 3 5 था, 4 5 था, 5 6 था और 6 5 था और 5 4 था, 5 3, 5 2, 5 1। तो मैं इंटरसेक्शन कॉमन इवेंट्स ले रही हूँ। तो इसमें मेरे पास कितने इवेंट्स, कौन से इवेंट्स कॉमन आ रहे हैं, इसमें मेरे पास कॉमन आ रहा है E1 इंटरसेक्शन E2 में मेरे पास कॉमन आ रहा है 5 6 और 6 1, ठीक है। तो कितने आउटकम कॉमन आ रहे हैं, 2। तो मैं प्रोबेबिलिटीज़ की फाइंड कर लूँगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2। उसके लिए फेवरेबल को मैंने डिवाइड करना है किस पे, टोटल पे। तो टोटल पे डिवाइड करेंगे 2/36 हो जाएगा। अब मैंने इस फार्मूले में पुट कर देना है जो ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है। क्या फार्मूला लिखा हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2 मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1 को और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 को। ये 2/36 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपके पास 11/36 आया था और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपको 10/36 आया था। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने E2 और E3 आपने बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने फ़र्स्ट पार्ट करवाया। यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रही हूँ कि E2 और E3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। पीछे आप ये देखें, ये E2 था और ये E3 था, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सेम इवेंट्स हैं। और E2 में कोई भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं E2 में कोई भी सेम इवेंट नहीं है। तो ये नल सेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन 0 आई है, तो इसको मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मेरे पास पीछे क्या थी, 10/36 थी और 6/36 E3 था। तो ये भी आपके पास इक्वल नहीं आए तो नॉट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नॉट इंडिपेंडेंट आपने ज़रूर मेंशन करना है, ठीक हो गया। थर्ड पार्ट में उसने क्या बोला हुआ है, किसको, E3 को किसके साथ, E1 के साथ। ये आपने करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। तो मुझे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा E3 का E1 के साथ। तो E3 तो सेम इवेंट्स थे, E1 के साथ देख लेते हैं इसमें कोई सेम इवेंट है 6 6 और कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे आपने बिल्कुल जैसे मैंने पहला स्टेप करवाया था वैसे करना है। मैं यहाँ पे ट्रैक लिख रही हूँ, 6 6 कॉमन था, 1 इवेंट कॉमन है यहाँ पे। तो ये मेरे पास फेवरेबल हो गया। इसके लिए मैं क्या करूँगी, फेवरेबल को डिवाइड कर दूँगी 1/36। इस फॉर्म में पुट कर लेते हैं। 1/36 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 था 6/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या था, E1 था 11/36। तो ये भी आपके पास नॉट इक्वल है, इट्स मीन ये भी आपके पास नॉट इंडिपेंडेंट है। तो सारे के सारे पार्ट इंडिपेंडेंट नहीं थे बल्कि नॉट इंडिपेंडेंट थे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 41 में A कैन सॉल्व 75% प्रॉब्लम इन दिस बुक एंड B कैन सॉल्व। दो प्रॉबिलिटी दी हुई है, A की प्रॉबिलिटी भी दी हुई है, B की भी। आपने सिर्फ इसमें एडिशन ना लगाना है, A और B की प्रॉबिलिटी आपने फाइंड करनी, कैन सॉल्व प्रॉब्लम एट चूज, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने कौन सा ला लगाना है, एडिशन ला। तो आपने जो है उसमें 41 का ये पार्ट है उसमें एडिशन ना लगा देना है, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B के।
तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो और सॉल्व आउट कर लो। ठीक हो गया। तो इसको जब वैल्यू पुट के मैं सॉल्व आउट करूँगी, पुट करके ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो 0.75 गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.70 गिवन था, इसमें 0.75 को मल्टीप्लाई करना है 0.70 के साथ। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 37/40। ठीक हो गया। तो इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट भी विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ है, जैसे पीछे एक क्वेश्चन मैंने करवाया, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन है इन सजेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो फ्रॉम ए ऑर्डिनरी टेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज़ रेड इज, सेकंड इज़ जो है 10 और जैक, थर्ड इज़ ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 7। अब जैक आपके पास जो है 4 होते हैं, 10 कार्ड्स भी आपके पास 4 होते हैं, रेड एस आपके पास 2 होते हैं, और उसने कहा है कि लेस देन क्या होना चाहिए, 7 से लेस होना चाहिए और 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 4 वाले कार्ड्स भी 4 होते हैं, 5 वाले कार्ड्स भी, डिजिट्स वाले जो कार्ड होते हैं वो भी 4 होते हैं। यानी आपके पास जो है जैक और 10 कार्ड्स मिला के कितने कार्ड हुए, 8 कार्ड हो गए। ठीक है, जैक और 10 को मिला के कितने कार्ड हुए, ये 8 कार्ड्स हो गए, ये 2 एसेस 2 हो गए और ये टोटल 12 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी उसने किसकी बोली हुई है, प्रोबेबिलिटी उसने बोली हुई है कि फर्स्ट कार्ड इज़ रेड एस। पहला कार्ड कौन सा होगा, रेड एस होगा, तो 2/52 आ जाएगा, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। दूसरा कार्ड उसने क्या बोला हुआ, क्या होगा, दिस सेकंड कार्ड इज़ 10, तो 10 वाला सेकंड कार्ड जो है आपके पास क्या होगा, 10 होगा, या फिर और लिखा हुआ उसने 10 और जैक, यानी आपके पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, इसमें 8 हैं, और 8 को आपने 51 पे डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि ये किस विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद उसने बोला हुआ है कि थर्ड कार्ड इज़ ग्रेटर देन 3, यानी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए और लेस देन 3, तो ये टोटल आपके पास कितने 12 है, तो यहाँ पे 12/50 हो जाएगी। इसको सॉल्व आउट करेंगे, इसको सॉल्व आउट करके आपके पास आएगी 0.0014। ये विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 41 का बी पार्ट था। सही हो गया। तो ये अपने ख्याल रखना है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करना है। ये आप ऊपर देख भी सकते हैं, यहाँ पे 2/52 हुआ क्योंकि पहले एसीज लेने हैं, उसने खुद कहा है, फिर आपने जेक लेना है या फिर 10 लेना है, तो वो 8 है, तो 51 नीचे इसलिए विदाउट रिप्लेसमेंट है। फिर आपने जो है ये डिजिट्स वाले कार्ड लेने, वो आपके पास 12 है, तो नीचे 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व आउट कर लेना। ठीक हो गया। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।